ओके, सो पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे कि मॉड्यूल के बारे में, प्लस हम लोग ने देखा कि हमारा एंगुलर जो है कैसे वर्क करता है, इंटरनल फ्लो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहला पेज जो है कौन लोड हो रहा है, एंड सबसे फर्स्ट पेज जो लोड हो रहा है उसे पता कैसे चल रहा है कि वो किस पेज को लोड कराना है। ठीक है, तो किसके हेल्प से पता चल रहा था कि किस कंपोनेंट को लोड कराना है? क्या था वो? कोई आइडिया? How we will identify that which component have to load? Hmm? कोई आइडिया नहीं? module.ts से हो रहा है सर। नहीं, वो तो एंट्री पॉइंट हुआ। हमें किस कंपोनेंट को हम लोड करा रहे हैं? HTML किसी and नहीं, किसी कंपोनेंट को हमें लोड कराना है, ये कैसे हमें पता चल रहा है कि किस कंपोनेंट को हमें लोड कराना है? राहुल, अश्विनी, सपोज मेरा कंपोनेंट ए नाम का कोई कंपोनेंट है और ए नाम के कंपोनेंट को हमें लोड कराना है, तो हम कैसे उसको टारगेट करेंगे, उस ए कंपोनेंट को? मुन्ना? मॉड्यूल के नेम से सर, आई मीन सेलेक्टर के हेल्प से। मॉड्यूल नहीं, सेलेक्टर के हेल्प से। सो सेलेक्टर के हेल्प से हम किसी कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए ये सब चीज। अगर हमने सेलेक्टर पास कर दिया तो वो सेलेक्टर क्या करेगा, हमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को टारगेट करता है। तो कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, जो भी हम जानते हैं वही सब है, कोई नया नहीं है। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं मेरे पास कितना कंपोनेंट है। मेरे पास टेस्टिंग, हेडर, फुटर, बहुत सारा कंपोनेंट ऑलरेडी है, बट ठीक है, हम यहाँ से कंपोनेंट फिर क्रिएट करते हैं। इसको टर्मिनल ओपन कीजिए। ओके, सो कंपोनेंट क्रिएट करने का कमांड क्या था? ठीक है, मॉड्यूल क्रिएट करने का कमांड क्या था? ng ngm component एम जी ngm, इसके बाद मॉड्यूल नेम। ये सर ग्लोबल फाइल नेम कुछ गलत है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, फाइल नेम मान रहे हैं, जो भी फाइल नेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ छूट रहा है। ग्लोबल छोड़ रहा है। NGGM फाइल नेम ग्लोबल नहीं होता है, क्या होता है, कोई बताइए क्या जनरेट होता है? जनरेट। जनरेट सो क्या हो गया, एनजी, जी फॉर जनरेट, एम फॉर मॉड्यूल, एंड फिर मॉड्यूल का जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं वो सेम उसी टाइप से कंपोनेंट। तो एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का नाम। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा कंपोनेंट है, मैं देख लेता हूँ क्या कंपोनेंट नहीं है। ओके, चलिए, GALLERY, गैलरी नाम का हमने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। तब तक एप्लीकेशन भी रन कर देते हैं। जी सर, चलिए ये होने दीजिए, तब तक इधर अपना कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो कंपोनेंट जैसे ही क्रिएट होता है तो एक्चुअली सीन होता क्या है? हमने अभी तक क्या क्या चीज पढ़ा, टोटल कौन कौन फाइल था? ये रहा है हमारा सबसे एंट्री पॉइंट, कौन है? main.ts। आज सिर्फ जो है ना याकूब बताएंगे और कोई नहीं। बेट याकूब, पता है ना main.ts, इसके बाद कौन है? main.ts से के बाद कहाँ जाएगा? याकूब किसमें जाएगा main.ts के बाद? है भी कि नहीं? याकूब भाई अनम्यूट करो अपना जरा।
याकूब अनम्यूट किए क्या? ओके ठीक है भाई। नेहा, main.ts के बाद कहाँ जाएगा? मकसूद? सर ऐप। ओके, सो ऐप क्या? मॉड्यूल, ऐप, कंपोनेंट, किसमें? ऐप में ऐप मॉड्यूल में जाएगा, ठीक है। ऐप मॉड्यूल के बाद कहाँ जाएगा? ऐप मॉड्यूल के बाद कहाँ जाएगा? मुन्ना कहाँ जाएगा? ऐप डॉट कंपोनेंट में। देखिए, अगर आप ये रिकैप नहीं करते हैं, आपको एंगुलर का फ्लो आगे पता नहीं चलेगा। जब जैसे जैसे आप 10-15 कंपोनेंट बना लीजिएगा ना, आप एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किससे कौन लिंक्ड अप है। आप उसका रूट ही नहीं पकड़ पाइएगा। बार बार मैं इसलिए ये फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और हमारा कोई टाइम पास करने का कारण नहीं है, और आप लोग कुछ बताते ही नहीं है, तो आप नहीं पकड़ पाइएगा कि आपका कोड ब्रेक कहाँ हो रहा है, किस पेज पे फ्लो ब्रेक हुआ आपका, नहीं पकड़ पाइएगा। ध्यान रहे ये चीज। चलिए, तो main.ts में ऐप मॉड्यूल को सर्च किया, ऐप मॉड्यूल से ऐप कंपोनेंट पे आया। अब हमने क्या किया, अभी फिलहाल हमारे पास कितना मॉड्यूल है? हमने अभी फिलहाल तो बनाया नहीं है मॉड्यूल, बट हमारे पास सिर्फ एक मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, और हमारे पास कंपोनेंट कितना है? मल्टीपल है। तो पहले ये सबको जरा हटा दें। सब करना क्या है एक्चुअली, हमारे पास एक कंपोनेंट हुआ, ऑलरेडी हम लोग जो है ना मल्टीपल कंपोनेंट बना चुके हैं। चलिए, मेरा कंपोनेंट 1 हुआ, कंपोनेंट 2 हुआ, कंपोनेंट 3 हुआ, कंपोनेंट 4 हुआ। कुछ स्टेप से कंपोनेंट, वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं हेलो, सर, सही है। ठीक है ना? सर ओके, सो हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल कंपोनेंट है। ऑलरेडी हम लोग मॉड्यूल के बारे में एक चीज पढ़े हैं। मॉड्यूल क्या है, क्या करता है? जब हम लोग पिछले क्लास में मॉड्यूल को पढ़ रहे थे, तो हमने मॉड्यूल के बारे में एक चीज पढ़ा था कि मॉड्यूल करता क्या है। कोई आइडिया? सभी को ग्रुपिंग करता है, मतलब वो कलेक्शन बनाता है किसका? सारे चीज का, कंपोनेंट, सर्विस, मॉड्यूल, जो भी चीज है वो सबको ये रख लेगा। मतलब एक चीज हम क्या कह सकते हैं कि मॉड्यूल हमारा क्या था, सेंट्रलाइज था, जो एक सेंटर हो गया। सपोज आप क्या कर रहे हैं, आप अमेजन पे या पोस्ट ऑफिस पे, सपोज दैट आपने पोस्ट ऑफिस में अपना पोस्ट डाला, ठीक है, तो क्या लगता है कि आप मान लीजिए सपोज आपके घर के पास ही पोस्ट ऑफिस है, तो क्या लगता है वो डायरेक्ट आपके घर के पोस्ट ऑफिस को लेकर आपके जस्ट बगल वाला, मतलब जस्ट एक टाउन का है, या जस्ट इमेजिन कीजिए आप जिस एरिया में पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं ना, आपका वो लेटर जो है जस्ट 2 बिल्डिंग के बाद जाना था, तो क्या लगता है पोस्ट ऑफिस जो है ये वर्क कैसे करता होगा? मुझे नहीं मालूम है कि कैसे ये वर्क करता है, बट एक्चुअली मेरे उम्मीद से, या आप लोग को कोई आइडिया है तो सोचिएगा, पोस्ट ऑफिस वर्क कैसे करती होगी। मान लीजिए यहाँ पे आपने, ये आपका रहा पोस्ट ऑफिस, सपोज पेज सेट करें, ये इसको हम ले लेते हैं डेस्टिनेशन, ये रहा डेस्टिनेशन, और ये रहा है आपको सोर्स, और यहाँ रहा पोस्ट ऑफिस, जो एक तरह से पोस्ट ऑफिस मत बोलिए इसको, ठीक है, इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। एक और मैं बनाता हूँ, अरे क्या हो रहा है भाई माउस का, इसको हम कह देते हैं सेंट्रल।
मेन ब्रांच। ये मेन ब्रांच हो गया। क्या लगता है कि अगर सपोज ये सोर्स और डेस्टिनेशन जो है ना दोनों जस्ट बगल में है, एक दो बिल्डिंग के बाद है, तो अगर हम पोस्ट डालते हैं, मान लीजिए हमने पोस्ट यहाँ डाला सपोज, करेक्ट। अब ये क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेके चला जाएगा, या पहले ये जाएगा मेन ब्रांच में, ये जो भी आपने पोस्ट डाला इसको लेके जाएगा मेन ब्रांच, और मेन ब्रांच से ये आएगा डेस्टिनेशन के पास। कौन सा स्टेप हो सकता है, रेड वाला या ग्रीन वाला? मतलब सोर्स से लिया ग्रीन वाला, सबको ये लगता है क्या? क्या होता होगा मुझे नहीं मालूम है। मतलब जो सोर्स है, मान लीजिए हमने main branch होगा, उसके बाद मतलब जनरली वही होता होगा कि पहले मेन ब्रांच में सर जाता होगा। ये तो वैसे ही हुआ ना सर, जो कोई ऑर्डर किए कहीं, अप्लाई ऑर्डर मारे, फिर वो उसका जितना अंदर का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर मतलब पहुंचाएगा दूसरे को, तो वैसा ही प्रोसेस इसमें भी लग रहा है। हाँ वही मतलब कहने का मतलब कि सोर्स मान लीजिए हमने यहाँ से लेटर डाल दिया, हमने यहाँ से लिया, और जस्ट हमारा ये बिल्डिंग नंबर 1 है, ठीक है, और ये बिल्डिंग नंबर 3 है, उसी एरिया में जस्ट 2 बिल्डिंग के बाद है। तो अगर ये यहाँ पे जाने के लिए हम तो इसको डायरेक्ट जाके दे सकते थे, लेकिन हम वहीं से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस से। तो हमने क्या किया, पहले पोस्ट ऑफिस पे डाल दिया, और जस्ट पोस्ट ऑफिस भी क्या है, बगल में है। तो क्या ये डायरेक्ट इसको दे देगा? मुझे नहीं लग रहा है। ये पहले क्या करेगा, ये सारा पोस्ट को लेके जाएगा मेन ब्रांच में, जहां तक मुझे उम्मीद है मेन ब्रांच, और मेन ब्रांच से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि किस एरिया में उसका जाना है, करेक्ट? कुछ ऐसा ही होता होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ कंपोनेंट के केस में। आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट बन गया, और मॉड्यूल कितना है, एक है, और मॉड्यूल को हम लोग कह क्या रहे हैं, क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है या कलेक्शन बना रहा है, ठीक है। अब एक चीज सोचिए, जब ये ग्रुपिंग कर रहा है, कलेक्शन बना रहा है, तो क्या करेगा, आपके पास एक कंपोनेंट था, इसका भी ग्रुप रखेगा, ये दूसरा कंपोनेंट है, इसका भी ग्रुपिंग रखेगा। उसी टाइप से ये जितना भी कंपोनेंट है, आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे का कलेक्शन यहाँ रखेगा? कुछ ऐसा ही Yes, होता होगा। तो ये जितना भी ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको कंपोनेंट है। इसको C1 ले लेते हैं, C2 दीजिए, C3 दीजिए, C4 दीजिए। तो आपका जितना भी कंपोनेंट है, सबका आपने क्या किया, सबका ग्रुपिंग आपने मॉड्यूल में कर दिया। और अब जब पेज लोड होगा, मॉड्यूल से होगा, और हाँ, आप किस कंपोनेंट को लोड कराना है, तो जिसको भी आपको लोड करवाना है, आप क्या कीजिएगा, उसका सेलेक्टर को पास करते हैं ना। अगर ये C1 को हमें टारगेट करना है, क्या करेंगे, इसका सेलेक्टर हम टारगेट करेंगे। ऐसा ही होता है ना, या कुछ और होता है? सेलेक्टर पास करेंगे सर, टारगेट करेंगे। हाँ, मतलब जिसका भी हमें चाहिए उसका सेलेक्टर को हम लोग ले लेंगे, जहां पे चाहिए उसका सेलेक्टर हम लोग वहां पे हम लोग पास कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा सेलेक्टर जहां जहां जाएगा, हमारा उस कंपोनेंट को वो टारगेट कर देगा, ठीक है। तो यही एक क्या है, कंपोनेंट है। तो अब एक चीज और देखते हैं, मॉड्यूल क्या किया, मॉड्यूल ने आपको ग्रुपिंग किया, ठीक है, लेकिन कंपोनेंट क्या कर रहा है, कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, वो ग्रुपिंग का काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब हुआ, जब आप मॉड्यूल बनाते हैं वो एक सेंट्रलाइज हो गया, जो क्या कर रहा है, सभी का ग्रुपिंग कर ले रहा है। इवन सिर्फ हम कंपोनेंट का नहीं बोलेंगे, ये हम मान लेते हैं अब मॉड्यूल है, तो ये क्या करेगा, मॉड्यूल को भी तो ग्रुपिंग करता है ना। हम इसको ले लेते हैं M1, ये ले लेते हैं M2, M3, और ये क्या करेगा, तो आपको मॉड्यूल का भी ग्रुपिंग करेगा। कौन करेगा, काम मॉड्यूल ही करेगा, अपने को ये अपने अंदर रख लेगा इसको भी। क्लियर? सिर्फ मॉड्यूल नहीं, अगर सर्विस है, सर्विस को भी करेगा।
ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। तो जितना भी चीज है सारे लोग किससे लिंक्ड हैं, कंपोनेंट से या मॉड्यूल से? आपको दिख रहा है क्या है, सबके सब जो है जा रहे हैं मॉड्यूल के पास, और मॉड्यूल क्या करेगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको ले जाना है आप ले जाइए। समझ में आ गया? तो यही चीज है कंपोनेंट एंड मॉड्यूल। देखिए अभी तक आप कुछ भी पढ़िए, आपको हर एक जगह यही चीज आएगा, ठीक है। जब तक हम 2-3 क्लास और आगे नहीं निकलेंगे, सभी जगह आपको लगेगा कि हम सेम चीज पढ़ रहे हैं, सेम ही पढ़ रहे हैं, बट उस दोनों को सेपरेट टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ कलेक्शन, मॉड्यूल क्या करता है वो हम समझ गए। तो इसके पीछे का मकसद क्या था? अभी हम लोग ने क्या किया था, हमने एक मॉड्यूल बनाया, क्या नाम है मॉड्यूल का? गैलरी। तो होता क्या है ना कि जब आप कुछ भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्या करना होगा? अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं, आपको मॉड्यूल के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? मॉड्यूल के अंदर उसका लिंक होना चाहिए, मीन्स मॉड्यूल के अंदर उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए हर हाल में, अगर नहीं है वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग ने क्या किया, गैलरी नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, कमांड को, क्रिएट src गैलरी कंपोनेंट डॉट html, इसका एड्रेस मिल गया। नेक्स्ट में क्रिएट क्या है, spec डॉट ts, नेक्स्ट में क्रिएट किसका, गैलरी डॉट कंपोनेंट डॉट ts, ठीक है। नेक्स्ट में क्रिएट किसका, गैलरी डॉट कंपोनेंट डॉट css। टोटल आप यहाँ देख रहे हैं क्या, आपके पास 4 फाइल क्रिएट हुआ है, लेकिन एक में क्या लिखा हुआ है, अपडेट क्या है, app.module.ts। मतलब ये जो है ये क्या किया, हमारा डेटा को अपडेट कर रहा है, किसमें, app.module.ts। अभी हम लोग ने क्या समझा कि मॉड्यूल जो होता है वो क्या करता है, आपको हर हाल में मॉड्यूल में रेफरेंस रखना होगा, लेकिन रेफरेंस हम मैनुअली रखें या फिर किसी के हेल्प से वहां चला जाए, कुछ भी हो, मीन्स हमें वो नहीं मतलब है। हमारा मेन मोटो क्या है कि जो भी आपने काम किया, प्रॉफिट हुआ आपको, लॉस हुआ, क्या हो रहा है उसका कोई इशू नहीं है, बट उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, केस ये है। तो यही हो रहा है। ऐप मॉड्यूल में क्या कर रहा है, आपने कंपोनेंट बनाया, सर्विस बनाया, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप इसके अंदर जरूर एंट्री कीजिए। सेकेंड चीज, क्या हम हमेशा ऐप मॉड्यूल के अंदर एंट्री करेंगे? तो नहीं, हम इसको अपने मॉड्यूल में भी एंट्री कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे बनाया M1 नाम से, M2 नाम से, M3 नाम से। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए आपका एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है, अभी इसको मान लेते हैं C5, इसको C6, इसको C8, ठीक है। तो आपके पास 3 कंपोनेंट है। तो जब ये C5, अब एक चीज सोचिए, जस्ट इमेजिन करने वाली बात है, अगर हमने C5 को रजिस्टर इस मॉड्यूल में कर दिया M1 में, और इसी C5 का रजिस्टर हम इस मॉड्यूल में भी कर रहे हैं, सही है क्या? ऐप मॉड्यूल में भी आपने रजिस्टर कर दिया और उसी चीज को आपने M1 मॉड्यूल में भी रजिस्टर किया, क्या लगता है ये हम सही कर रहे हैं? सेम चीज का 2 जगह रेफरेंस, नो सर, ये सही नहीं है। मान लीजिए सपोज आप कॉलेज में एडमिशन लिए, तो आप या तो सेक्शन ए में पढ़िएगा या सेक्शन बी में पढ़िएगा, या तो 3rd ईयर में आप पढ़िएगा या फाइनल ईयर में पढ़िएगा, कहीं एक ही जगह रहिएगा ना, सर करेक्ट? बोलिए। इन द केस अगर हमने रजिस्टर कर दिया M1 के अंदर भी और उसको रूट्स किसे के साथ भी, रूट मॉड्यूल के साथ भी कनेक्ट कर दिया उसको, करेक्ट। तो क्या वो किसको फॉलो करेगा, M1 वाले को वो प्रायोरिटी देगा या फिर वो फॉलो, रूट वाले को प्रायोरिटी देगा? ओके, तो वो फॉलो किसी को नहीं करेगा, वो चुपचाप एरर दे देगा, बात ये है, ओके सर, ठीक है। आपको एरर मिल जाएगा कि आप एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम रेफर नहीं कर सकते हैं, आपको एरर मिल जाएगा वो, ओके सर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हमें सीखने को, समझने को क्या मिला कि हम एक मॉड्यूल में किसी में आप पास कीजिए कंपोनेंट को, बट एक कंपोनेंट को एक ही मॉड्यूल में हम पास करेंगे, आप मल्टीपल में नहीं पास कर सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है, जो देखिए, अगर सपोज C5 जो हमारा यहाँ पर जो कंपोनेंट बना हुआ है, ये जो कंपोनेंट है, हम देखते हैं कि क्या ये ऐप मॉड्यूल से लिंकअप है या नहीं। ये लिंक को हम हटा देते हैं, हमारा नॉर्मल है। C5 ऐप रूट से लिंक हुआ है या नहीं? तो एक चीज देखिए, C5 जो है
M1 के साथ लिंक हुआ और M1 जो है आपको दिख रहा है कि ऐप रूट से लिंक हुआ। इसका मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए कि C5 ऐप के साथ लिंक्ड हो गया है, हुआ है ना। तो इसीलिए मल्टीपल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने C5 को M1 में भी दे दिए, C5 को ऐप मॉड्यूल में भी दे दिए, तो आप तो गलत कर दिए ना, क्योंकि सेम ही चीज को तो दोनों मतलब ऐप मॉड्यूल में यहाँ पे दो बार ला रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट लाइए या इनडायरेक्ट लाइए, तो इसलिए हम उसको नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कोई किन्हीं को डाउट है इसमें तो बताइए, क्योंकि जो भी हम कंपोनेंट मॉड्यूल जो पढ़ना है वो समझिए हो गया। सेकंड चीज क्या है, तो कंपोनेंट के केस में क्या होता है, हमें टोटल 3 फाइल मिलता है, टोटल 4 मिलेगा, बट हम लोग मोस्टली 3 का काम करते हैं जनरली। एक HTML मिलेगा, नेक्स्ट CSS मिलेगा, नेक्स्ट TS मिलेगा, एंड नेक्स्ट जो फाइल होता है उसे हम spec.ts कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये टोटल 4 फाइल होता है। 4 फाइल में से जो लास्ट फाइल जो हम लिखे हैं spec.ts, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं फिलहाल, बाद में देखा जाएगा जो भी हो। तो हमारे पास टोटल कितना फाइल है, 3 फाइल। जब आप जैसे ही क्रिएट करते हैं ये 3 आपको मिल जाता है। आपने क्रिएट किया था, यहाँ पे आपको 3 बार कमांड दिख रहा है, 4 बार एक स्पेक के कारण टोटल 4 फाइल आपको दिख रहा है क्रिएट मोड में, और एक जो दिख रहा है अपडेट मोड में। तो अपडेट में जो हुआ वो क्या हुआ, अपडेट में आपको पाथ बताता है कि ये आपका जो कंपोनेंट है किस में जाकर रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, अपडेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, SRC ऐप मॉड्यूल डॉट TS, मतलब हमारा जो ये कंपोनेंट, जो गैलरी नाम का कंपोनेंट हमने क्रिएट किया, ये हमारा किस में जाकर रजिस्टर्ड हुआ। जो अपडेट दिखाएगा ना वो आपको वहां पे अपडेट वाले में दिखेगा। तो कहाँ दिख रहा है, ऐप मॉड्यूल डॉट TS। अब चलते हैं हम लोग ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा अभी तक जहां तक हम लोग किए हैं, बट अगर है तो बताइए। सो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक गैलरी कंपोनेंट, ये ग्रीन कलर पता है क्या होता है, यहाँ जो ग्रीन कभी कभी आप देखिएगा आपको आएगा, किन्हीं को मालूम है, या अभी देखिए फिर से आ गया न्यू ग्रीन। लाइन एडिशन सर, न्यू लाइन एडिशन सर। न्यू लाइन मतलब किसके रेफरेंस में, सर गिट के रेफरेंस में। गिट के रेफरेंस में, करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी दिखाएगा ना ये गिट का चेंजेस दिखा रहा है आपको। आप इसको क्लिक कीजिए ग्रीन वाले पे, आपको दिखाएगा कि क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, ये दिखा रहा है, मतलब ये हमारा अभी जो है ना कोड, ये कमिट नहीं किया हुआ है, इसीलिए वो दिखा रहा है आपको। यहाँ से आप रिवर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कमिट शो नेक्स्ट चेंजेस, ओके, ये सब नेक्स्ट वगैरह है। ठीक है, ओके। सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा गैलरी कंपोनेंट आ गया। एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ गैलरी कंपोनेंट और TS पे। वहां तक जाने के लिए कभी भी एक चीज बताता हूँ, जनरली हम लोग करते क्या है, अगर मुझे ये पेज ओपन करना है गैलरी कंपोनेंट को, हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, गैलरी नंबर नाम का फोल्डर को ओपन करेंगे, गैलरी कंपोनेंट डॉट HTML पे गए या TS पे गए, इस टाइप से आएंगे। एक ऑप्शन ये है, इतना लंबा चौड़ा मत जाइए, सिंपल तरीका पे जाइए, सब बंद कर दीजिए और चुपचाप यहाँ पे जाइए, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और कर्सर रखिए, आपको ऑटोमेटिक वो खोल देगा। ठीक है, आपका ये फाइल ओपन हो गया। अब कंपोनेंट के अंदर देखते हैं, तो कंपोनेंट के अंदर आपको एक है क्या, ओके, फर्स्ट चीज ये पूरा क्या है, @कंपोनेंट, ये क्या है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नया नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, @कंपोनेंट या @ng मॉडल, क्या है, @ng मॉड्यूल, @कंपोनेंट, एनीवन, डेकोरेटर। ठीक है, पढ़े थे ना डेकोरेटर या नहीं, तो ये क्या है, ये हमारा डेकोरेटर है। नेक्स्ट, डेकोरेटर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस सिंबल के हेल्प से डेकोरेटर हम क्रिएट करते हैं, अनोटेशन सिंबल सर। डेकोरेटर जो है एनोटेशन सिंबल के हेल्प से हम क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, डेकोरेटर के अंदर जो ये कंटेन है, ये जितना भी, ये क्या है, ये कौन सा डेकोरेटर है, ये है कंपोनेंट लेवल डेकोरेटर। ये कौन सा डेकोरेटर है, सर मेटा डेटा।
मेटा डेटा, करेक्ट। सो ये हमारा कौन सा है, मॉड्यूल लेवल डेकोरेटर, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए धीरे धीरे, नहीं तो ये सब बहुत दिक्कत करेगा आगे चल के। तो ये हमारा डेकोरेटर कहलाता है। डेकोरेटर के अंदर जो हम भी जो रख रहे हैं ये हमारा मेटा डेटा है, ठीक है। सेम उसी टाइप से एनजी मॉड्यूल के अंदर चलते हैं, तो ये जितना भी है मतलब इसको नहीं लेंगे, ये जो एरे है, डिक्लेरेशन है, नीचे इंपोर्ट है, नीचे प्रोवाइडर है, बूटस्ट्रैप है, ये सब क्या कहलाता है, मेटा डेटा। किसका मेटा डेटा है, कंपोनेंट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ हम जब कंपोनेंट में आ रहे हैं हमारे पास क्या क्या मेटा डेटा है। एक मेटा डेटा हमारा सिलेक्टर है, सेकंड मेटा डेटा टेम्पलेट यूआरएल है, और नेक्स्ट मेटा डेटा हमारा स्टाइल यूआरएल है, ठीक है। चलिए ऐप मॉड्यूल में चलते हैं। सो ऐप मॉड्यूल में क्या हुआ, हमने यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है। बहुत बार हो सकता है कि हमारा ये इंपोर्ट ना हो, ठीक है, किसी कारण से मान लीजिए ये इंपोर्ट नहीं हुआ। पहले सेव करते हैं, पहले देखते हैं एरर वगैरह आया क्या, कुछ भी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एरर कुछ नहीं है, चलिए कंपाइल सक्सेसफुल है। लेकिन कंपाइल तो हो गया, लेकिन क्या हमारा वो कंपोनेंट है, क्या ये किसी का पार्ट है, अब चेक करते हैं। तो हम लोग अगर इस कंपोनेंट को हमें लोड कराना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग कंपोनेंट सारा लोड करा रहे हैं, अगर मुझे गैलरी नाम का कंपोनेंट को लोड कराना है, चलिए इसका कंटेंट देखते हैं क्या लिख। सेलेक्टर को कॉल करते हैं। सेलेक्टर को कॉल करेंगे, ओके, GALLERY गैलरी COMPONENT फाइन। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका सेलेक्टर को कॉल करते हैं। कहाँ पे कॉल करते हैं, रूट वाले पे। जनरली हम अभी ऐप मॉड्यूल पे रख ले रहे हैं, मतलब ऐप कंपोनेंट पे रखते हैं, कहीं भी रख देते हैं चलेगा। तो अभी क्या करते हैं, तो इस पे लाते हैं उसका सेलेक्टर को, गैलरी कंपोनेंट के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आउटपुट। कुछ आया, क्या दिया, अब एरर को पढ़िए। अब जितना एरर को क्लियर कीजिएगा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। तो पहले हम जो एरर यहाँ पे शो कर रहा है ना, वही एरर यहाँ भी है, तो कोई भी एरर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं किसमें, कंपोनेंट आपको दे रहा है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, लाइन नंबर कितना है 41। चेक करते हैं 41 में कोड हमारा क्या है, क्या लिखा हुआ है 41 ऐप गैलरी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ऐप गैलरी इज नॉट अ नोन एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐप गैलरी हमारा नोन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इफ ऐप गैलरी इज एन एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट इट इज अ पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल। आपको हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है, अगर ऐप गैलरी आपका एंगुलर कंपोनेंट है तो आप वेरीफाई कीजिए इसको मॉड्यूल के अंदर कि मॉड्यूल में है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कंपोनेंट है कि नहीं हमारा। तो अब ऐसी बात है, कंपोनेंट डॉट टीएस तो अवेलेबल है। अब चेक करते हैं कहाँ पर, मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल में ऐप गैलरी है, नहीं है, हमने डिलीट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐप गैलरी को यहाँ इंपोर्ट करते हैं। तो अब क्या करना है, जो हमारा जो पहले बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था ऐप गैलरी, अब वैसे हमें नहीं लाना है। उसका हम तरीका को देखते हैं कि सपोज हमें खुद इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो एक चीज आपको पता है कि डिक्लेरेशन के अंदर क्या रहता है, मेटा डेटा के दौरान मैं बताया हूँ मॉड्यूल क्लास में। मेटा डेटा जो ये डिक्लेरेशन है इसके अंदर क्या रहेगा, क्या चीज लिखा हुआ है, देखिए आपको लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। क्या कंटेंट किए हुए है, सारे कंपोनेंट को, सारे है ना। कंपोनेंट। नेक्स्ट इंपोर्ट्स, इंपोर्ट में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल। आपको नीचे दिख रहा है जितना भी नाम लिखा हुआ है मॉड्यूल नाम है। प्रोवाइडर सर्विस वो सब आगे देखेंगे, हटाइए। नेक्स्ट आते हैं। सो कंपोनेंट में हमारा क्या, किसे कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, गैलरी ऑलरेडी हमारे पास है। चलिए इसके अंदर लिखते हैं,
अब जैसे ही इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा ना, आपको यहाँ हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको पता है कि आप जब जैसे कर्सर ले जाइएगा तो यहाँ पे एरो मार्क्स आएगा, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और इधर बड़ा के करेंगे ना तो हाँ देखता हूँ, वेट। दिख रहा है ना, ऐड इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, डॉट गैलरी कंपोनेंट से कर रहा है। इसका मतलब हम लोग जो बनाए हैं वही चीज है। तो चलिए जस्ट इंटर कीजिए, आपको गैलरी कंपोनेंट आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या एरर हमारा रिजॉल्व हुआ। कंपाइल सक्सेस, पेज रिलोड कीजिए, नीचे आते हैं गैलरी कंपोनेंट। समझ में आ गया? तो एक एरर समझ में आया कि अगर आपका मिसिंग हो गया कंपोनेंट, आपका ये एरर दे देगा। नेक्स्ट हमने क्या समझा कि किस टाइप से हम कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, इन द सेंस हम इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका देखिए। चलिए इसको हटाइए, इसको हटाते हैं। अब लेते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को। तो इंपोर्ट दो दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये नीचे वाला ले लीजिए, आपको पूरा ये सिंबल के साथ आएगा। कीजिएगा क्या कि एड्रेस पहले मत डालिएगा, पहले इसको लिखिए। ये जैसे ही आप इसके अंदर को पहले लिखिएगा ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और नहीं तो अब देखिए, आपको क्या करना होगा, मैनुअली जाना पड़ेगा एड्रेस पे, डॉट स्लैश, कहाँ आए हैं आप, यहाँ हमें सर्च करना पड़ेगा गैलरी कंपोनेंट। ठीक है, स्लैश गैलरी स्पेक गैलरी कंपोनेंट डॉट टीएस, इस टाइप से हम जा सकते हैं। इससे सिंपल तरीका क्या है कि चुपचाप इंपोर्ट कीजिए, मॉड्यूल हटा दीजिए वहां जो लिखा हुआ आएगा, और यहाँ ले आइए। क्या है फाइल का नाम, गैलरी। आपको कुछ भी नाम पता है ना, स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो, लिखिए, आपको हिंट मिल जाएगा। एंटर कीजिए। अब ये क्या करना है, अभी सेव करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग, एरर आ गया, कॉपी कीजिए और इसको पास कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस टाइप से क्या करते हैं, हम लोग किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग के पास बहुत सारा कंपोनेंट है। अब पहले मैं सारा कंपोनेंट डिलीट करता हूँ, क्योंकि सिर्फ ये फालतू फालतू का है। तो आप देखिए डिलीट करने पे क्या क्या इशू आएगा। अभी एक डिलीट हुआ है, दूसरा हटाइए, तीसरा, ठीक है, डिलीट परमानेंट, चल दिया। ओके, बिजी है, अरे भाई ठीक है। एरर बिजी, रिसोर्स बिजी और लॉक्ड एमआई किया डायरेक्टरी। ओके ठीक है, चलिए टेस्टिंग वाले को ही डिलीट मारते हैं। चलिए ले तो लिया, एरर नहीं ले रहा है। ओके ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास बहुत एरर है। अब ये सारा एरर हटाते हैं। देखिए कोई भी कंपोनेंट अगर आप डिलीट कर रहे हैं, ध्यान रहे एक चीज, उसका रेफरेंस हम लोग देखे हैं कि कहाँ पर है। कोई भी हमने कंपोनेंट बनाया या सर्विस बनाया, कुछ भी बनाया, रेफरेंस कहाँ पे उसका है, मॉड्यूल के अंदर है। ऐप डॉट मॉड्यूल। चाहे वो ऐप मॉड्यूल हो या हमारा अपना मॉड्यूल हो, कहीं पे है, लेकिन वो मॉड्यूल में उसका रेफरेंस है। तो अब एक चीज सोचिए, ये कंपोनेंट नहीं है आपका और आपका रेफरेंस ऐप मॉड्यूल में है, तो वो तो गलत है ना। तो ये क्या करना होगा, अगर हमने कंपोनेंट को डिलीट किया या मॉड्यूल डिलीट किया, कुछ भी डिलीट किया, तो उसका सारा एग्जिस्टेंट जहां जहां अवेलेबल है सब डिलीट करना होगा। ठीक है, तो आपको जो एरर मिलेगा ना, एरर पर के डिलीट करते चले जाइए, अगर बहुत जब फाइल हो जाएगा ना तब। तो पहले हम लोग एरर को पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम जाएंगे। क्या मिला, कांट रिजॉल्व, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में मिल रहा है, लाइन नंबर दे रहा है। चलिए यहाँ टर्मिनल से, यहाँ से नहीं पढ़ते हैं हम लोग, टर्मिनल से आते हैं, और टर्मिनल में ऑटोमेटिक आप एरर पे पहुंच जाइएगा।
क्या दे रहा है, ऐप हेडर कंपोनेंट, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए, आपको ये फाइल ओपन कर देगा। ओके, हेडर, हेडर तो ऑलरेडी है, तो हेडर क्यों एरर दे रहा है? ओके, मैंने डिलीट किया था ना हेडर को, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ है। हेडर कंपोनेंट, ठीक है, इसको छोड़िए पहले फिलहाल। हाँ, यहाँ देखिए, ऐप बॉडी इज नॉट ए नॉन एलिमेंट, किसमें, हेडर कंपोनेंट पे। ओके, यहाँ पे ऐप बॉडी है क्या, कि बॉडी भी गया? नहीं, बॉडी भी गया, ठीक है, चलिए ये गया, एक एरर रिजॉल्व हुआ। अब किसका है, ऐप मॉड्यूल पे जाइए, एंट्री पॉइंट में रेफरेंस गलत है, ये कंपोनेंट है ही नहीं क्योंकि सब डिलीट हो गया ना, गैलरी नाम का सिर्फ कंपोनेंट है बस। अब ये रेड दे रहा है ना, सबको यहाँ से हटाते जाइए, ये जितना भी डार्क ये दिख रहा है ग्रे टाइप का, वो सब नहीं है हमारे पास है। तो अब मैं इसे हटाता हूँ। आप यहाँ से सिंपली जा सकते हैं, इजीली है यहाँ पे जाना, यहाँ एरर दिखाएगा ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपको पहुँचा देगा उसी फाइल में डायरेक्ट। चलो भाई खोलो, ओपन करो फाइल को। हाँ, ऐप मॉड्यूल पे आया, ऐप मॉड्यूल के HTML पे आइए, यहाँ पे आपको कोई फाइल है ऐप HTML। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन कौन है, यहीं पे तो सब फाइल है, तो हटाइए इसको, हेडर हेडर हटाइए, और है क्या, शायद, मुझे नहीं लग रहा है, देखते हैं। कंपाइल तो सक्सेस हो गया है, इसका मतलब एरर भी गया होगा। ये तो हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, कभी कभी क्या दिक्कत होगा, आपने बहुत सारा फाइल को डिलीट किया, ठीक है, तो डिलीट करने के बाद भी कभी कभी आपको एरर देते रहेगा। ये कारण क्या है कि जब आपने कंपोनेंट, यहाँ से आपने कंपोनेंट का रेफरेंस हटाया, यहाँ से आपने मॉड्यूल का रेफरेंस हटाया, और सबसे पहला पेज लोड कौन होता है, main.ts के बाद ऐप मॉड्यूल, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब आपने इस फाइल को डिलीट किया, फिर आपने इस फाइल को डिलीट किया, ऐप मॉड्यूल क्या किया, वो रिफ्रेश नहीं कर पाया खुद को, ठीक है। इस कारण से ये क्या करेगा कि वो कुछ मतलब वैसा रेफरेंस को शो करते रह जाता है। तो उस वैसे केस में क्या होगा ना कि आपको एरर आता रहेगा जबकि वो फाइल नहीं भी अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, वैसे केस में आप टर्मिनल बंद कीजिए, ठीक है, या तो आप टर्मिनल को यहाँ से किल कर दीजिए, ये किल टर्मिनल है, और नहीं तो सबसे सिंपल है, इतना लंबा कहाँ जाइएगा, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। अब जैसे ही कंट्रोल सी कीजिएगा, टर्मिनल आपका हो गया क्लोज। अब आप ब्राउजर पे जाके पेज रिलोड कीजिए, अब ये सर्वर आएगा, सर्विस अनरीचेबल, जो भी है, साइट कांट रीच दे, क्योंकि वो हमारे पास अब सर्वर चल ही नहीं रहा है। और अब आप रन कीजिए प्रोजेक्ट को फिर से, अब आपको ये जो नया जो रीलोड होगा वो फ्रेश वाला रीलोड होगा, और तब आपको एरर कोई दिया, आप इजीली उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये इशू होता है एक्चुअली, जब हम बहुत सारा फाइल को डिलीट कर देंगे तो रीलोड होने में उसे प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइल है मात्र एक, गैलरी, और दूसरा है हेडर। हेडर के अंदर एक मॉड्यूल है, हेडर मॉड्यूल डॉट टीएस। हमें क्या करना है, गैलरी कहाँ गया, सॉरी, ऐप मॉड्यूल यहाँ रहा। क्या करते हैं, जो हेडर इसके पास नहीं है, ओके, ठीक है, और हेडर कंपोनेंट, ठीक है। सो टोटल देखिए, अब हम लोग लिंक बनाने जा रहे हैं ये वाले सेक्शन का। इसके पास एक मॉड्यूल है, सॉरी कंपोनेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं,
C8 मॉड्यूल कंपोनेंट जो है ये पहले इससे लिंक्ड था ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस से। अब हम लोग इसको ऐप मॉड्यूल से लिंक ना करेंगे बल्कि इसको हम लिंक करेंगे M1 के साथ। ठीक है, तो M1 के साथ जब लिंक होगा तो श्योर है कि इधर से लिंक हटेगा वो उसका। प्रोजेक्ट हो गया सक्सेस। हेडर कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल में हेडर है, हेडर नहीं है। अब हम आते हैं हेडर मॉड्यूल के अंदर। किसको? हेडर कंपोनेंट को लाना है। ऑलरेडी हमारे पास कंपोनेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपोनेंट डॉट टीएस। इसे हमें इंपोर्ट करना है हेडर मॉड्यूल के अंदर। कैसे करेंगे? तो हमने अभी बहुत सारा दो ऑप्शन देखा कि पहले इंपोर्ट लिखिए या पहले नीचे लिखिए, ये सब चीज। तो हम लोग पहले आते हैं नीचे में लिख लेंगे, वो ज्यादा सिंपल वाला हो जाएगा। तो कंपोनेंट है किसके अंदर? मॉड्यूल के अंदर या इंपोर्ट के अंदर? एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंपोर्ट क्या कंटेन किए हुए हैं? एक कॉमन मॉड्यूल नाम का। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंपोर्ट के अंदर नहीं रहेगा। अब जब भी रहेगा तो डिक्लेरेशन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो कौन है हमारा? हेडर कंपोनेंट। हेडर कंपोनेंट समझ में आ गया? क्या हुआ? हमारा हेडर कंपोनेंट जो है वो हेडर मॉड्यूल में आ गया। अब इससे आगे नहीं जाएगा। ओके, ये रहा हमारा हेडर मॉड्यूल। ठीक है, और ये रहा हमारा हेडर कंपोनेंट। अब देखिए करना क्या है, हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा हेडर मॉड्यूल हेडर कंपोनेंट को कंटेन करे। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है कि डायरेक्ट ये दोनों के साथ लिंक बना दें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम डायरेक्ट ना करके हम ये दोनों को लिंक्ड अप कर दें। करेक्ट, हम दोनों तरीका देखेंगे, देखते हैं एरर क्या आता है, इशू क्या होता है। सो पहले चल रहे हैं ये वाला, ठीक है, और तब चलेंगे नीचे वाले ऑप्शन पे। सो हमने क्या किया, हेडर मॉड्यूल में हेडर कंपोनेंट ले आया। चलिए सही है। अब आते हैं ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल में किसका लिंक होना चाहिए? जब आपने ये फर्स्ट ऑप्शन को आप ले रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन, तो सेकंड ये जाएगा ना। मतलब हेडर कंपोनेंट हेडर मॉड्यूल में आ गया। देखते हैं हेडर मॉड्यूल, हेडर मॉड्यूल में आ गया हेडर कंपोनेंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हेडर मॉड्यूल कहाँ जाएगा? ऐप के अंदर जाएगा। ऐप मॉड्यूल में उसको लाएंगे। ऐप मॉड्यूल में आइए, किसके अंदर? डिक्लेरेशन के अंदर या इंपोर्ट के अंदर या प्रोवाइडर ऑफ बूटस्ट्रैप? इंपोर्ट के अंदर। इंपोर्ट के अंदर आएगा। चलिए इंपोर्ट के अंदर किसको? हेडर मॉड्यूल, हेडर कंपोनेंट हेडर मॉड्यूल। जब आप यहाँ नाम पहले लिखिएगा ना, ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट कर देगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो अभी क्या हुआ, हमारा हेडर मॉड्यूल हो गया। प्रोजेक्ट रन कीजिए, देखते हैं। जब भी मॉड्यूल में चेंज होगा, एक चीज ध्यान रहे, आपका हो सकता है कि कंपोनेंट प्रॉपर लोड ना हो, तो आप ng सर्व किया कीजिए। कहाँ कहाँ से अभी तक आ रहा है? हेडर के अंदर कोड लिखा हुआ भी है कुछ? हेडर के अंदर हेडर पेज लिखा हुआ है, ठीक है। हेडर को हम रेफर किए हैं कहीं? हेडर, चलिए आप कंपोनेंट डॉट HTML पर ही ले आते हैं। कौन है हेडर? हेडर दे दिया, क्या दिया? हेडर इज नॉट ए नोन एलिमेंट। ओके फाइन, वो नहीं ही देगा, मुझे पता है, क्योंकि डायरेक्ट इसके पास है ही नहीं। देखिए ये एरर क्यों मिला, किसके बारे में दे रहा है? ऐप हेडर, सॉरी ऐप, हाँ ऐप हेडर। अब एक चीज सोचिए, आपका ये ऐप हेडर, ये हेडर कंपोनेंट जो है किस मॉड्यूल का पार्ट है? डायरेक्ट पार्ट, इनडायरेक्ट नहीं।
ये डायरेक्ट जो है किस मॉड्यूल में है? हेडर कंपोनेंट। फिलहाल अभी जो हम लोग चले हैं ऐप मॉड्यूल में, हेडर में है ना। अभी हम लोग हेडर मॉड्यूल में रखे हैं। अब जब आपने हेडर मॉड्यूल में रख दिया तो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा ना डायरेक्ट, ठीक है। इसको तो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट मिल रहा है। इसको इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये वाला देगा, करेक्ट। ये इन्फॉर्मेशन इसको देगा और तब जाके इसको कंपोनेंट को लोड कराएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें नहीं आता है, तो इसीलिए हमें ये एरर आ रहा है। कि आपको जो एरर आ रहा है, एरर यहाँ भी पढ़ सकते हैं। क्या लिख रहा है? ऐप हेडर इज नॉट ए नोन एलिमेंट। किसका? इफ ऐप हेडर इज एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई इज पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल मतलब कौन मॉड्यूल? ऐप कंपोनेंट के अंदर चल रहे हैं ना, तो ऐप मॉड्यूल में होना चाहिए। तो ऐप मॉड्यूल में तो वो है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग करेंगे आगे जाके कि कैसे उसके अंदर लाएंगे। बट फिलहाल हम लोग वो वहां नहीं जाएंगे, हम लोग चलते हैं अपना मॉड्यूल में। इसका अपना मॉड्यूल कौन है? कहाँ गया ऐप कंपोनेंट? अपना मॉड्यूल कौन है? हेडर कंपोनेंट का अपना मॉड्यूल तो यहाँ है ना, जो डायरेक्ट लिंक बनाया है, हेडर मॉड्यूल। तो इसको हम लोग हेडर मॉड्यूल मतलब हेडर कंपोनेंट, हेडर मॉड्यूल जो हुआ वहां पर, तो ये वहीं तक एक्सेसिबल अभी फिलहाल है। मीन्स अगर आप यहाँ हेडर मॉड्यूल में आइएगा तो आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन आप जब यहाँ पहुंचे हैं तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट जो है यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। इस मॉड्यूल में पहुंचने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना होगा हमें, तब जाके वहां पे अवेलेबल हो जाएगा आपको। सो कहाँ गया? हेडर मॉड्यूल में। सो यहाँ पे आप एक लिख लीजिए, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स होता है या एक्सपोर्ट होता है? सॉरी, मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए एरर दे रहा है। जी मॉड्यूल अनडिफाइंड एक्सपोर्ट होता होगा शायद। क्या गलत दे रहा है ये? ओहो सॉरी, कॉमा छूटा है। ठीक है, तो किसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा? कौन नहीं मिल रहा है वहां पे? ये कंपोनेंट कहाँ तक अवेलेबल है? इसी मॉड्यूल तक, इससे आगे वाले को अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ जो अवेलेबल है वो किसके कारण अवेलेबल हुआ है, कैसे हुआ है? आप कंपोनेंट डॉट टीएस पे जाइए, हेडर कंपोनेंट के टीएस पे। हेडर कंपोनेंट कैसे अवेलेबल हुआ? एक्सपोर्ट के कारण अवेलेबल हुआ। तो हमें अपने मॉड्यूल में जाके भी जो है ना, इसे एक्सपोर्ट करना होगा। किसको? ये हेडर कंपोनेंट को। एक्सपोर्ट हो गया, बस। अब आप इसको सेव कीजिए और यहाँ पे सेव कर लीजिए, और अब देखते हैं अवेलेबल होता है क्या, या अभी भी एरर आएगा। कंपाइल सक्सेस तो हो गया, यहाँ भी सक्सेस है, हेडर कंपोनेंट नहीं दिया। उसमें डेटा लिखा हुआ क्या है? 1 सेकेंड, कहाँ गया? है ही नहीं, डिलीट मार दिए क्या? ऐप गैलरी, भाई ऐप गैलरी से नहीं मतलब है, क्या है? ऐप डैश हेडर। देखें एरर है, फिलहाल एरर तो नहीं आया। आ गया हेडर पेज, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ा, थोड़ा सा ये लगेगा, थोड़ा सा टीडियस टाइप का बुझाएगा, बट वैसा कुछ है नहीं। आप एक चीज जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस पेज का जो भी कोड है वो दूसरे पे अवेलेबल है, किसके कारण? सिर्फ एक ही कीवर्ड है मॉड्यूल में, जो हमने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा था। मॉड्यूल क्या है? एक्सपोर्ट। जब तक आप इसे एक्सपोर्ट नहीं करते हैं इस क्लास के अंदर का सारा चीज को, तब तक वो किसी पे अवेलेबल ही नहीं रहेगा, करेक्ट। जब हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया तब ये जाके आपको इसमें अवेलेबल हुआ था, आप इंपोर्ट कर पा रहे थे। अगर आप यहाँ इंपोर्ट करते और यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता, अवेलेबल होता है क्या उस पेज पे? नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हेडर कंपोनेंट है, हेडर मॉड्यूल है, दोनों एक जैसा है, कुछ नहीं हो वैसा। रिलेशन तभी है जब इसने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है।
आप किसी को हेल्प कीजिएगा तभी वो आपको हेल्प करेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम हेल्प नहीं करेंगे और वो हमें हेल्प करता रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो वही है, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया और यहाँ जब ये इंपोर्ट कर रहा है तभी उसे मिला था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ और यहाँ पे इंपोर्ट हुआ तो इस पेज तक तो अवेलेबल हो गया। कौन? हेडर कंपोनेंट। ठीक है, हेडर कंपोनेंट। अब हम चलते हैं इस पेज पे, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे। इस पे आप हेडर कंपोनेंट को सर्च कर रहे हैं। कैसे? हम लोग यहाँ पे क्या किए, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे सर्च कर रहे हैं। और ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल किसका पार्ट है? हेडर कंपोनेंट का, ये ऐप मॉड्यूल का पार्ट है ना, इसके सेक्शन में आया है। तो अब यहाँ पे तभी अवेलेबल होगा जब कोई पीछे से उसको देगा तब तो, पीछे वाले ने तो दिया ही नहीं है। हेडर मॉड्यूल जो यहाँ पे है, इसने क्या किया, हेडर कंपोनेंट को लिया, रख लिया। तो जब ये रख लिया तो इसको वाला ये कहाँ से मिलेगा? बात समझ में आ रहा है ना? इसको मिलेगा ही नहीं। तो क्या करना होगा, पीछे वाले को बोलना होगा कि आप एक्सपोर्ट कीजिए। जब ये एक्सपोर्ट करेगा और यहाँ पे जब ये इंपोर्ट होगा तो अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने हेडर मॉड्यूल पे चलते हैं पहले, तो हेडर मॉड्यूल में हमने क्या किया, एक और हमने मेटा डेटा को पास कर दिया एक्सपोर्ट्स नाम का। और एक्सपोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, जितना भी कंपोनेंट इस मॉड्यूल में रहेगा आप सबको लिख सकते हैं। यहाँ कॉमा लगा लगा के सारा लिख दीजिए, जितना लिखिएगा नेक्स्ट मॉड्यूल जो इसको रेफर करेगा उसको अवेलेबल हो जाएगा ये सारा कंपोनेंट नेक्स्ट लेवल वाले को। तो यहाँ क्या हुआ, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं, अब हम चलते हैं कहाँ, हेडर मॉड्यूल पे हैं। हेडर के बाद ऐप मॉड्यूल, अब आते हैं ऐप मॉड्यूल पे। लेकिन आपको ऐप मॉड्यूल में अब एक चीज दिखिएगा कि हेडर कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे है क्या हेडर कंपोनेंट? कहीं भी है? हेडर मॉड्यूल है, कंपोनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हेडर मॉड्यूल के पास ऑलरेडी हेडर कंपोनेंट है और हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि एक कंपोनेंट को एक ही मॉड्यूल में हम रेफर करेंगे, मल्टीपल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इशू क्यों दे रहा था? इशू इसलिए दे रहा था क्योंकि हमने ऐसा सेलेक्टर रख दिया जो ऐप मॉड्यूल के पास उसका रेफरेंस ही नहीं था। आप ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आइए, आपने क्या किया, ऐप हेडर नाम का सेलेक्टर को पास कर दिया और वो सेलेक्टर ऐप मॉड्यूल के पास है ही नहीं अभी। लेकिन अभी अवेलेबल हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि हमने हेडर मॉड्यूल को क्या बोला, एक्सपोर्ट करने के लिए। अब जब ये एक्सपोर्ट किया तो ये हेडर मॉड्यूल जहां जहां अवेलेबल रहेगा वहां पर ये सारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा। इसी कारण ये ऑलरेडी अवेलेबल हो गया। कैसे? क्योंकि हमने ऐप मॉड्यूल पे जो हेडर मॉड्यूल आया उसके अंदर कंपोनेंट का एक पैकेज बना के हमने एक्सपोर्ट करवा दिया है। आप हेडर मॉड्यूल पे चलिए, हेडर मॉड्यूल में हमने एक्सपोर्ट कर दिया। आप इसको अगर कमेंट कर देते हैं आपका नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने डेटा को यहां तक लाया, हेडर मॉड्यूल तक, और हेडर मॉड्यूल से क्या किए, आपने पूरा अपने ही मतलब यहां से आपने उसको पास ही नहीं किया अगले को। अब आपको एरर दे देगा। सेव कीजिए, दिया एरर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, डेटा यहां से लिया, हेडर मॉड्यूल तक लाया, अब मॉड्यूल से आप पास ही नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल को। बात समझ में आ गया? जब आप 3-4 आदमी मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं लेवल 1 2 3 4, तो आप क्या करते हैं, आपने जैसे कि कोई जनरली हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला आदमी ने पैसा खाया, ये क्या करेगा, अगर इसने नीचे वाले को पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, ये पूरा पैसा फिर उसका गायब हो जाएगा। तो ये आदमी तभी खुश रहेगा ना जब इसको कुछ मिलेगा, इसके नीचे वाला, इसको कुछ मिलेगा तब तो ये खुश रहेगा, नहीं तो फिर ऊपर वाले को डैमेज कर देगा ये। वही चीज यहाँ हो रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपने जो लिया आप उसको एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट करने के कारण यहाँ पे अवेलेबल हो गया क्योंकि आप इसका लिंक बाय लिंक जा रहे हैं। आप यहाँ लिए, अब यहाँ एक्सपोर्ट कीजिए, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ अवेलेबल हो गया। तो ये एक तरीका है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट लेवल वाले को अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हाँ, ये तभी जरूरत है जब आप मल्टीपल मॉड्यूल के साथ रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये वाला सिंबल। तो अब डायरेक्ट हम हेडर कंपोनेंट को डायरेक्ट लाते हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर और देखते हैं एरर क्या आता है। तो
तो हम चलते हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर और यहाँ लाते हैं किसको, हेडर कंपोनेंट। डायरेक्ट, कोई मॉड्यूल बीच में रिलेशन नहीं, डायरेक्ट लाना है। हेडर कंपोनेंट को ला रहे हैं, मॉड्यूल को नहीं ला रहे हैं, ध्यान रहे। अब देखते हैं, ओके पहले वो एरर को हमें सही करने दीजिए। कहाँ गया हेडर मॉड्यूल, ये एरर सही है। अभी वो फाइल को सेव नहीं किया हूँ, पहले देख लेता हूँ। चलिए ये ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अभी हम क्या किए, हमारा हेडर कंपोनेंट जो है दो जगह उसका रेफरेंस बना हुआ है, ठीक है। अभी हमने ये भी स्टेप को फॉलो किया एंड नीचे वाला भी। अब हम लोग चेक करते हैं, तो हमारे ऐप मॉड्यूल में हेडर मॉड्यूल भी अवेलेबल है और हेडर कंपोनेंट भी अवेलेबल है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन। ऐप मॉड्यूल में चेक कीजिए, हेडर मॉड्यूल भी है एंड हेडर कंपोनेंट भी है, दोनों यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन में बन गया। एरर क्या दिया, एरर पढ़िए क्या दे रहा है। ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में लाइन नंबर 19 में दे रहा है। लाइन नंबर 19 क्या है, एक बार चेक कीजिए। लाइन नंबर 19 ये रहा है, हेडर मॉड्यूल को दे रहा है, ठीक है। वो किसी को भी दे, उससे में नहीं मतलब है, मेन हमें देखना है कि क्या इशू है। तो क्या दे रहा है, दिस इंपोर्ट कंटेन्स एरर्स व्हिच मे अफेक्ट कंपोनेंट दैट डिपेंड ऑन दिस एनजी मॉड्यूल। हेडर मॉड्यूल, एरर यहाँ कुछ प्रॉपर नहीं दिख रहा है वैसा। दिस इंपोर्ट कंटेन्स एरर व्हिच मे अफेक्ट कंपोनेंट दैट डिपेंड ऑन दिस एनजी मॉड्यूल। ओके, हेडर मॉड्यूल, हाँ ये एरर से उतना पता नहीं चल रहा है, उस टाइप से एरर तो नहीं दिया है, बट एरर वही है। एक काम करते हैं, हम लोग ये एरर को कॉपी करके गूगल में डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये समझाता है स्टैक ओवरफ्लो पे। appears in ng module import, okay let me check। क्या लिख रहा है, import app module but itself has error। वो तो ठीक है, हम समझ रहे हैं। यहाँ पे नहीं देख रहा है, ये प्रॉपर नहीं देगा क्योंकि कोड कंटेनर सब वही लिख रहा है। कंपोनेंट शायद सबका वही है लिखा। चलिए, तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि ये इशू क्या है। हमने क्या किया, सेम मॉड्यूल एंड सेम कंपोनेंट दोनों को हमने यहाँ पे रेफर कर लिया। तो एक काम करते हैं, मॉड्यूल बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मॉड्यूल को हम कमेंट करते हैं। अब देखते हैं, अभी हमारा क्या है, डायरेक्ट कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। हमारा ये नीचे वाला स्टेप है, डायरेक्ट कंपोनेंट। एरर तो नहीं है, एरर नहीं है, और हेडर आ रहा है, मतलब एक हमारा सही है। अब दूसरे स्टेप को लेते हैं, मॉड्यूल हटाते हैं, कंपोनेंट बंद कर देते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट हमने बंद किया। अब हमारा क्या है, मॉड्यूल को लाए हैं, मतलब कौन सा स्टेप, ऊपर वाला स्टेप। एरर देखते पहले, कंपाइलेशन ठीक है, पेज रिलोड कीजिए। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग मॉड्यूल एंड कंपोनेंट दोनों एक, जिसको एंड पॉइंट दोनों एक को टारगेट कर रहा है, उसको नहीं ला सकते हैं एक साथ। उसे लाने के लिए आपको बारी बारी से आना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है, बस इसमें अब थ्योरी है, इसमें अब कुछ नहीं है। सो इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कंपोनेंट्स आर द मोस्ट बेसिक यूजर इंटरफेसेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। जस्ट रामायण है, यहाँ से डिफिनेशन ले लीजिएगा कंपोनेंट का। So the component is the main building block of Angular application. It will encapsulate HTML, markup and logic of view। ये लाइन का मतलब क्या है, encapsulate का मतलब क्या होता है, उप्स पढ़े हैं, encapsulation, उप्स, सब बाइंडिंग ऑफ कोड्स। बाइंडिंग ऑफ कोड, ओके। और कोई, कैप्सूल देखे हैं ना, कैप्सूल में क्या रहता है, ये सर मल्टीपर्पज बनाया जाता है, लाइक अ फंक्शन सर। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर हम बहुत सारा चीज को उसमें डाल के पैक कर देते हैं, करेक्ट।
मतलब बोल सकते हैं कि रैपिंग ऑफ डेटा इन सिंगल यूनिट, कुछ ऐसा जिसको सिंगल में हमने डेटा को पूरा को रैप कर दिया, पैक कर दिया। सो वही चीज है। सो कंपोनेंट क्या हो रहा है कि ये भी आपको डेटा को बंद कर रहा है एक में। जब आप कंपोनेंट बोल रहे हैं तो कितना फाइल को आप रेफर कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन फाइल आ रहा है। जब हम मॉड्यूल अगर बोल रहे हैं तो हम एक फाइल को बोल रहे हैं मॉड्यूल डॉट, फिर से क्या बताएं, फिर से बताइएगा एक बार। हाँ सही, इसके कंपोनेंट के अंदर में से टीएस, एचटीएमएल, सीएसएस सर सभी को बाइंड कर रहे हैं। हाँ वही चीज है। तो कंपोनेंट क्या करता है, जब हम कंपोनेंट बोल रहे हैं ना तो हमारा कोई पर्टिकुलर एक फाइल को नहीं कर रहे हैं। जब हमने कंपोनेंट बोला मतलब हमारे पास टोटल 4 फाइल है, जिसमें से 3 फाइल को हम मतलब हम लोग 3 मोस्टली को लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3 फाइल को रेफर कर रहे हैं। आप हमने बोला गैलरी कंपोनेंट। अब एक चीज बताइए, गैलरी कंपोनेंट में कितना फाइल, 4 फाइल, ठीक है। मतलब ये चारों रेफर हुआ है आपका। तो वही चीज है, जब कंपोनेंट हम बोलते हैं तो हमारा एक फाइल रेफर नहीं होता है, ये चारों को हमने टारगेट कर दिया। तो इसीलिए बोला जा रहा है इनकैप्सुलेटेड इनटू सिंगल फॉर्म। इट विल इनकैप्सुलेट, किसको किसको कर रहा है, HTML को कर रहा है, मार्कअप को कर रहा है, एंड लॉजिक ऑफ व्यू। मतलब HTML CSS यहाँ ले लेते हैं, और लॉजिक ऑफ व्यू इसका मतलब क्या हुआ, व्यू मतलब क्या, आई थिंक फंक्शनैलिटी। व्यू का मतलब मीन जो आई भी थिंक आपको फंक्शनैलिटी। व्यू मीन से करेक्ट, जो UI पे जो आ रहा है ना, जो जो भी हमें ब्राउजर पे दिख रहा है, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो व्यू है जो यूजर पॉइंट पे है। तो वहां हमको कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, सपोज हम बटन क्लिकिंग किए, तो उसका लॉजिक हम कहाँ लिखेंगे, HTML पे तो नहीं लिख सकते हैं, वो कहाँ लिखाएगा, तो TS पेज पे लिखाएगा। तो वही चीज को ये बाइंड कर रहा है हर एक चीज को देखा जाए तो हमारा क्या क्या हो गया, एक CSS हो गया जो डिजाइनिंग का, HTML हो गया जो कंटेंट, जो हम कंटेंट लिख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट डॉट TS हो गया जहाँ पे हम अपना लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। तो वही फाइल को ये कंटेन करता है। तो कंपोनेंट इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। इट विल इनकैप्सुलेट HTML, मार्कअप एंड लॉजिक ऑफ व्यू। आप अगर इंटरव्यू में बैठते हैं, आप कंपोनेंट का डिफिनेशन ये एक लाइन बता दीजिए, एनफ है। जस्ट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा अच्छे सर से। इसमें मार्कअप का क्या सेंस होगा सर, मार्कअप का सर? मार्कअप मतलब HTML को ही डिफाइन करके चल रहा है, हाइपर HTML को ही लेके चल रहा है वो, ओके सर, जिसे HTML का ही फुल फॉर्म ना होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। यस सर। तो उसी को लिया जा रहा है मतलब। नेक्स्ट, द कंपोनेंट कंटेन्स the data and user interaction logic that defines how the view looks and behaves। मीन्स आप जब आप कंपोनेंट बोले हैं तो कंपोनेंट में सिर्फ HTML और CSS तो नहीं आ रहा है, TS भी आ रहा है। तो HTML क्या किया, HTML ने UI को रेडी किया, बट UI पे कुछ होना है, वो कौन रेडी कर रहा है, TS पेज, क्योंकि TS में हम लॉजिक लिखने जा रहे हैं। मीन्स हमने अगर एक बटन बनाया तो बटन तो हम HTML बना देंगे, लेकिन बटन क्लिक वो कहाँ हुआ, TS के अंदर हुआ, ठीक है। तो उसी को ये लिया गया कि व्यू इन एंगुलर रेफर्स टू द HTML, ठीक है। तो व्यू में के केस में हम किसको रेफर करेंगे, HTML पेज को रेफर करते हैं। नेक्स्ट, वन कंपोनेंट और वन व्यू। अगर आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं ना, देखिए इतना कंपोनेंट बनाने का हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक पेज में ही पूरा वेबसाइट को बना के रख दें, कोई बेनिफिट तब आपको लगेगा कि आपको एंगुलर एंड नॉर्मल HTML के केस में कोई अंतर नहीं है, फिर कहाँ कोई हमें बेनिफिट लगा। क्योंकि जैसे हम HTML का पेज बनाते हैं, सिंगल पेज में सारा कोड लिखा गया, 500, 1000, 1 लाइन, 1000, 2000 जो भी लाइन को कोड हमारा है वो लिख दिए, जावास्क्रिप्ट के साथ हमने लिंक कर दिया, एक्सटर्नल JS हो गया, एक्सटर्नल CSS काम हो गया। अगर हम वही काम एंगुलर में भी कर दें तो कोई बेनिफिट हमारा एंगुलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक व्यू के लिए एक पेज, मतलब आप जितना हो सके आप कंपोनेंट बना के स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब रीयूज फंक्शनलिटी जितना हो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कैसे यहाँ पे, सो इन एंगुलर वट एवर वी आर गेटिंग ऑन UI दैट कम्स फ्रॉम द कंपोनेंट, जो भी आपको आ रहा है वो किसके कारण आएगा, कंपोनेंट के कारण। सो आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कितना कंपोनेंट बनाएंगे, वी हैव नो रेस्ट्रिक्शन ओवर दैट। कंपोनेंट बनाने का तरीका
क्या है, एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नाम। रूट कंपोनेंट कौन होता है, जल्दी, रूट कंपोनेंट, रूट मॉड्यूल। yes sir, ng module sir. रूट कंपोनेंट एंड रूट मॉड्यूल, फाइल का नाम app.ts module. तो रूट मॉड्यूल कौन होगा, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस मीन्स ऐप मॉड्यूल, और कंपोनेंट कौन होगा, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ध्यान रहे ये सब चीज भूलिएगा मत, नहीं तो फिर इंटरव्यू में आपको भुला देगा। नेक्स्ट, कंबाइनली दिस फाइल नोन एज वन कंपोनेंट। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, HTML फाइल है, नेक्स्ट CSS फाइल है, और ये TS फाइल है। तो ये तीनों फाइल मिल के हम हमारा क्या बनता है, एक कंपोनेंट क्रिएट होता है। aspect.ts टेस्टिंग पर्पस के लिए है। नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एंगुलर क्या है, टेम्पलेट व्यू। टेम्पलेट व्यू का मतलब क्या हो गया, सो द टेम्पलेट आर नथिंग बट HTML कोड। जो भी कोड लिख रहे हैं HTML का, वही हमारा टेम्पलेट कहलाता है। विथ एंगुलर स्पेसिफिक स्पेशल मार्कअप HTML मार्कअप नोन एज द एंगुलर टेम्पलेट सिंटेक्स। अब एक चीज आते हैं इस पे, हम लोग ने यहाँ पे HTML का कोड लिखा, ठीक है, ये कोड मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब आते हैं गैलरी कंपोनेंट पे, पेज मेरा रन हो रहा है ना, गैलरी कंपोनेंट, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS हम लोग या एक्सटर्नल JS हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो ऐड हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, टेम्पलेट URL के अंदर एंड style.css स्टाइल URL के अंदर। जो लाइन ऑफ कोड ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल HTML के साथ या एक्सटर्नल CSS के साथ, हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं इसी पेज पे। कैसे, जो देखिए कमेंट होगा, क्या होगा, यहाँ लिखिए टेम्पलेट, हम URL नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रहे, ये हुआ। और इसके बाद लगाना होगा बैकटिक सिंबल, बाहर में देना होगा कॉमा, और यहाँ पे पास कर दीजिए पूरा HTML। अभी क्या आपका HTML टेम्पलेट URL के अंदर जो गैलरी कंपोनेंट डॉट HTML है उसे टारगेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब हमारा HTML इसको रेफर कर रहा है, देखते हैं वर्क करता है या एरर देता है। एरर तो नहीं दिया, रिलोड कीजिए पेज को, चलिए गैलरी कंपोनेंट आया, बट हम श्योर कैसे हो जाएं कि यही हमारा लोड हुआ। तो एक काम करते हैं, इस गैलरी कंपोनेंट को हम लोग एक बार और लिख देते हैं, अब तो श्योर हो जाएंगे। आ गया, मतलब जो हमने यहाँ लिखा वो यहाँ से हमारा, ये जो हमारा लोड हो रहा है अभी यहाँ से हो रहा है। कुछ स्टाइल लिखते हैं, कैसे लिखते थे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। स्टाइल बैकग्राउंड कलर, एरर दे दिया, इसके साथ नहीं चलेगा क्या, सर कहाँ पर कोमा से दिया एरर, सेपरेशन नहीं हुआ ये सर, कोमा से सेपरेशन नहीं हुआ सर ये। कहाँ पर, सर स्टाइल में सर, बैकग्राउंड स्टाइल। ओ ओके ओके, कलर छूट गया, आगे गया। मतलब ये CSS हमारा कहाँ से आ रहा है, इस पेज से आ रहा है। नेक्स्ट, क्या ये HTML को रेफर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पेज को रेफर नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। मतलब जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो हमारा कहाँ पे लिखा रहा है, ये TS पेज पे ही लिख रहे हैं। सेम उसी टाइप से जो CSS है हम उसे भी लिख सकते हैं, मीन्स जो भी हमारा HTML है CSS है, आप सारे चीज को इस पे भी लिख सकते हैं सिंगल पेज पे ही। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस पेज पे लिखिएगा, अगर हमने टेम्पलेट के अंदर मीन्स TS पेज पे लिखा एंड HTML पेज पे लिखा, दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, बेनिफिटेड कौन है,
इशू क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। जो चीज हम लोग टेम्पलेट यूआरएल के साथ जो लिखा हुआ था, मतलब एक्सटर्नल एचटीएमएल, और जो हमने एचटीएमएल टीएस पेज पे लिख दिया, ये हमारा टीएस पेज है, एक हमने टीएस पेज पे लिख दिया एंड एक सेपरेट एचटीएमएल, दोनों में बेनिफिट क्या हुआ और कौन वाला लिखना चाहिए? सर सेपरेट वाला लिखनी चाहिए। ओके, सर इसमें क्यों? अगर नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, सर अगर हम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे यहाँ पे सर, तो ये टीडियस हो जाएगा सर, और करेक्ट। कोड का रिडंडेंसी भी कम हो जाएगा, यूजेबिलिटी भी कम हो जाएगा सर। और इवन आप सजेशन भी देखिए आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि सबके सब क्या है, कॉमन टाइप के लगेंगे। आप इंपोर्ट करना, ये सब करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कभी भी हम यहाँ नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ यहाँ लिख सकते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार ट्राई करते हैं कि क्या ये दोनों को हम टारगेट कर सकते हैं, देखते हैं करके। यहाँ पे हमारे पास एक गैलरी कंपोनेंट है और वहां पे है। नहीं आया क्या? नहीं आया ना? चलिए एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। नहीं आया, मतलब अभी हमें आउटपुट कौन मिल रहा है, टीएस वाला या एचटीएमएल पेज का? एचटीएमएल का मिल सर रहा है ना, एचटीएमएल वाला सर, एचटीएमएल आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपका एक गैलरी कंपोनेंट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमें 2 गैलरी कंपोनेंट लिखा हुआ है, और एचटीएमएल पे हमारा एक है लिखा हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि हम दोनों लिख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम जब भी लिखेंगे एक्सटर्नल वाले को ही लेकर चलेंगे। सो यहाँ पे दो चीज के दो तरह से हम कर सकते हैं। एक हमारा टेम्पलेट यूआरएल होता है और दूसरा हमारा टेम्पलेट होता है। सेम उसी टाइप से स्टाइल के केस में है, स्टाइल यूआरएल से, और दूसरा क्या, स्टाइल्स। बैकटिक में नहीं देते हैं क्या? ये भी नहीं। ओके, सो अब एक चीज नेक्स्ट, कंपोनेंट के केस में हमें कितना मेटा डेटा मिला? चार। कौन कौन? लेक्चर, टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल, स्टाइल। और एक है टेम्पलेट। टेम्पलेट भी हुआ ना मेटा डेटा। यस। टोटल हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 5 अप्रॉक्स हो गया। और भी है बट इतना सफिशिएंट है, इसे ज्यादा हमें बताने का जरूरत नहीं है। कहीं भी आप मेटा डेटा का एग्जाम्पल बताते हैं, आप ये 4-5 जो भी है आप बता दीजिए, एनफ है। हाँ, हर एक का बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। तो टेम्पलेट यूआरएल क्या कर रहा है, एक्सटर्नल लिंक को कंटेन करेगा, किसका, एचटीएमएल का। टेम्पलेट क्या करेगा? सर हाँ, सर यहाँ पे जो आपने स्टाइल किया है सर, उसको टारगेट कैसे करेंगे? टारगेट नहीं करेंगे ना जस्ट इसमें लाइक डायरेक्ट। वी वांट टू अप्लाई, इसमें ये डायरेक्ट। इसके अंदर जैसे यस पास सर, कर रहे हैं वैसे जैसे ही कि करते मेरे को होंगे। मीन्स एक्सटर्नल टाइप का ये काम नहीं करेगा। हाँ नहीं जी, एक्सटर्नल टाइप का मैं ट्राई नहीं किया, बट एक वेट 1 सेकंड, मैं करता हूँ। शायद इस टाइप से करना चाहिए इसको। इधर है क्या, एरर दे रहा है, सिंगल लाइन, सॉरी कोट नहीं दिया ना। ने दिया, शायद ये नहीं रहना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है।
लेकिन ये नहीं है तो एरर दे रहा है। बैकटिक लेगा क्या? बैकटिक ले नहीं रहा है। हमा है ना ऊपर? हाँ है तो फाइल नहीं। ओके वेट स्टाइल्स। हाँ वहाँ स्टाइल्स होगा, उसके बाद से ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर सर वो जो H1 है, H1 के बगल में डॉट नहीं रहेगा और वो करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ओके मतलब सिंगल कोट के अंदर रहेगा। अरे भाई ये हट जा। क्या नहीं रहेगा भाई? डॉट नहीं रहेगा। बाहर ब्रैकेट से बंद रहेगा, सारा अंदर रहेगा ब्रैकेट के। हाँ हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। आ गया। मतलब डॉट नहीं रहेगा, ये चीजें। चलिए ठीक है, तो इस टाइप से इसको स्टाइल को हम पास कर लेंगे और जो भी स्टाइल यूआरएल लेके चलेंगे वो। तो हमारे पास टोटल 4 से 5 मेटा डेटा यहाँ पे आपको मिल गया। ध्यान रहे ये मेटा डेटा है, मेटा टैग नहीं है, मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो द टेम्पलेट्स आर नथिंग बट द HTML कोड और अ स्पेसिफिक स्पेशल मार्कअप लैंग्वेज टेम्पलेट। फिर आपको क्लास हो गया, क्लास क्या है? फाइल नेम डॉट ts। सो द क्लास प्रोवाइड्स द डेटा एंड लॉजिक टू द व्यू। जो हम लोग फाइल का नेम बता रहे हैं वो एक्चुअली नेम कहाँ से आ रहा है? क्लास नेम से आ रहा है ना। तो मेन तो हमारा यही है। अगर हम गैलरी कंपोनेंट बोल रहे हैं तो गैलरी कंपोनेंट डॉट ts, गैलरी कंपोनेंट डॉट html डॉट css। ठीक है, तो वो क्लास को रेफर कर रहा है आपको। फिर यहाँ पे मेटा डेटा है, जस्ट हम लोग अभी देख लिए, ये तो काफी है। नेक्स्ट स्टाइल यूआरएल और जो भी है। नेक्स्ट है कंपोनेंट इंपोर्ट्स है। सो जो भी चीज है, हाँ जैसे हम मॉड्यूल में अगर चलते हैं तो मॉड्यूल में हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था किसको? रूट को, किसी भी तरह से। तो हम लोग अगर ng मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं कीजिएगा और एंड ब्राउजर मॉड्यूल नीचे जो है तो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों को मीन्स कहने का मतलब हुआ कि आपको मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए ये दोनों को हर हाल में रखना होगा। ठीक है, आप किसी को रखिए या मत रखिए। सेम उसी टाइप से कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो आपको ये कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से करते हैं? angular@angular/core से। और मॉड्यूल कहाँ से करते हैं? सेम angular/core से। धीरे धीरे करके पैकेज याद ये हो जाएगा। पैकेज याद करने का हमें जरूरत नहीं होता है, बट एक दो को हम लोग याद रखते हैं कि कहाँ से आ रहा है। तो जनरली अगर आप मॉड्यूल ले रहे हैं तो वो हम लोग जनरली कहेंगे कोर से लेते हैं। सेम कंपोनेंट ले रहे हैं, कोर से ले रहे हैं। ये ऑन इनिट जो है ये दूसरा चीज है, ये उसी पैकेज से आता है बट वो अलग चीज होता है, वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। सो ये हुआ। नेक्स्ट कंपोनेंट डेकोरेटर, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि @ नोटेशन के हेल्प से हमें कंपोनेंट डेकोरेटर बन जाता है। सिलेक्टर ऑलरेडी पता है, तो इसलिए मैं ये सब चीज पे जा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल, ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। सो द कंपोनेंट क्लास के अंदर कोड जो भी लिखा हुआ है इसको फिलहाल इग्नोर कीजिए, आगे हम लोग समझेंगे। ये तो जब कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो लिखेंगे ही। सो डेकोरेटर कैसे बोल रहे हैं, क्या है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है ऑलरेडी जो हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? @angular core से। नोट द नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट क्लास विल बिकम ए कंपोनेंट क्लास 1 से। आप कोई भी क्लास अगर बना रहे हैं वो कंपोनेंट क्लास या मॉड्यूल क्लास कब बनेगा? जब उसके पास कंपोनेंट डेकोरेटर होगा। मॉड्यूल कब बनेगा? ng मॉड्यूल जब डेकोरेटर होगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये दो चीज नहीं रहेगा, मतलब कंपोनेंट अगर नहीं है तो वो एक नॉर्मल जावा क्लास है या टाइप स्क्रिप्ट क्लास है। उसे हम कोई स्पेशल नाम नहीं बोल सकते हैं, मॉड्यूल कंपोनेंट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उसे बनाता है कौन है स्पेशल? वो डेकोरेटर जो है उसका वो बनाता है। सो व्हेन वी क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, जब हम लोग क्रिएट करते हैं क्या करते हैं? यूजिंग द एंगुलर CLI कमांड द अबव फाइल विल क्रिएट डिफॉल्ट। जब आप क्रिएट करेगा रूट मॉड्यूल या रूट कंपोनेंट हमें जो बन के आता है वो कौन है? ऐप कंपोनेंट या ऐप मॉड्यूल। नेक्स्ट ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके अंदर हम किस मेटा डेटा के अंदर कंपोनेंट को रखते हैं एंड किस मेटा डेटा के अंदर हमारा कंपोनेंट एंड मॉड्यूल जाएगा या सर्विसेज जाएगा।
नेक्स्ट तो फाइल स्ट्रक्चर है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि कौन कौन फाइल होता है, क्या नीड है उसका, पेरेंट कौन है, ये सब तो ऑलरेडी है, ठीक है। क्रिएट आवर ऑन कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर लिए। सो एनजी से क्या करता है, ये एंगुलर CLI को कॉल करेगा मेन से, जी से जनरेट करेगा, सी से कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नाम। जब आप क्रिएट करते हैं आपको 4 फाइल आता है, एक अपडेट का आता है, ठीक है। यहाँ पे सारा वही फाइल का एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन फाइल किस काम के लिए है। आप module.ts क्या नीड होता है, यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाएगा दोनों। ध्यान रहे किसके अंदर इंपोर्ट होगा, डिक्लेरेशन के अंदर। एक चीज, एक टेक्निक बताता हूँ इसमें इंपोर्ट याद रखने का, कि डिक्लेरेशन के अंदर कोई कंपोनेंट रहेगा या ये इंपोर्ट के अंदर रहेगा, किस में रहेगा। तो आपके पास 2 मेटा डेटा यहाँ पर है, एक डिक्लेरेशन, दूसरा इंपोर्ट। क्योंकि ये 2 मेटा डेटा आपको इशू नहीं करेगा, प्रोवाइडर एंड बूटस्ट्रैप यूज इशू नहीं करेगा। प्रोवाइडर सर्विस को रखता है, बूटस्ट्रैप एंट्री पॉइंट को रखता है, एंट्री कंपोनेंट को। सो इशू यहाँ कंफ्यूजन होता है कि डिक्लेरेशन रखेगा या इंपोर्ट रखेगा। तो आप एक चीज याद रखिए, ये कंपोनेंट में नहीं आता है, ये सब ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि कंपोनेंट में नहीं आता। ये चारों जो नाम है ये सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल में ही मिलेगा, करेक्ट। चाहे तो आप मॉड्यूल खुद से बना रहे हैं या रूट मॉड्यूल है, कहीं पे भी हो, बट ये चारों मॉड्यूल में ही आएगा, कहीं नहीं आएगा। तो डिक्लेरेशन एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट करना, ठीक है। तो ये अपने घर में अपने को इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट्स के अंदर आप देखिए सिर्फ मॉड्यूल को रख रहा है, समझ में आ गया। और ये फाइल का नाम क्या है, मॉड्यूल फाइल है, मतलब अपना घर में वो अपने आप को इंपोर्ट करवा रहा है, दूसरे किसी को वो स्थान नहीं दे रहा है वहां पे। समझ में आ गया ट्रिक, इंपोर्ट्स के अंदर अपने आप को इंपोर्ट कर लेना है। तो बच गया एक सेक्शन, डिक्लेरेशन, कंपोनेंट डाल दीजिए, हो गया, ठीक है। ये सब कंपोनेंट के अंदर का फाइल है। ये लेट अस सी हाउ फ्लो वर्क्स। फ्लो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। कोड है ये तो नॉर्मल लिखा हुआ, ये सेम है। एंट्री पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम लोग कर रहे हैं वो 4 दिन से वही चीज। ये सब कोड है जस्ट HTML का। किसी को टारगेट करेंगे तो कैसे होगा, तो सिलेक्टर की हेल्प से कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कोड लिख कर मतलब डाला हुआ है, रख सकते हैं, हटाइए, जो करना है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस सबसे, ठीक है। तो ये पूरा कंपोनेंट के बारे में हमने देख लिया, इसमें और कुछ नहीं है। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपोनेंट